क्या कोई भी व्यक्ति 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा अदालत में दाखिल कर सकता है? क्या अदालत सबसे पहले यह जांचती है कि इतनी बड़ी राशि वास्तव में उचित है या नहीं? क्या कोई प्रभावशाली व्यक्ति केवल अपने राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, यूट्यूबर या सामाजिक कार्यकर्ता पर दबाव बनाने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है? और यदि ऐसे अधिकांश मामले अंततः माफी, समझौते या मुकदमा वापस लेने पर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वे वर्षों तक अदालतों का बहुमूल्य समय क्यों लेते हैं? ये केवल कानूनी प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग से हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का शानदार मील का पत्थर पार कर लिया है और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो कानूनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल निःशुल्क है। यदि आप देश में कानूनी जागरूकता फैलाने के हमारे इस अभियान को सहयोग देना चाहते हैं, तो मात्र 59 रुपये या 119 रुपये प्रति माह की चैनल मेंबरशिप लेकर हमारा साथ दे सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जीपे QR कोड को स्कैन करें। एक बार फिर आपके विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, मानहानि का मुकदमा वास्तव में क्या होता है? भारतीय कानून इस विषय को कैसे देखता है? करोड़ों रुपए के दावे लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ चर्चित मामलों में अदालतों के समक्ष वास्तव में क्या हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत में ऐसे मुकदमों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता है? आइए शुरुआत करते हैं। मानहानि, डेफेमेशन, क्या है? भारतीय कानून प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में ऐसा झूठा या अपमानजनक कथन करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है, तो पीड़ित व्यक्ति कानून का सहारा ले सकता है। भारतीय कानून में मानहानि के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं। पहला है दीवानी मानहानि, सिविल डेफेमेशन, जिसमें पीड़ित व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए आर्थिक हर्जाने की मांग करता है। दूसरा है फौजदारी मानहानि, क्रिमिनल डेफेमेशन, जिसमें कानून के अनुसार आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। उचित परिस्थितियों में दोनों प्रकार की कार्यवाही साथ साथ भी चल सकती हैं। अर्थात मानहानि का मुकदमा दायर करना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। यह कानून द्वारा मान्य एक वैध अधिकार है। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इस कानूनी अधिकार का कभी-कभी दुरुपयोग भी हो सकता है? यही आज की चर्चा का मुख्य विषय है। इतने बड़े-बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक राशि के मानहानि के दावे लगातार अदालतों में दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में सामान्य नागरिक के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी राशि लिखकर अदालत में दावा कर सकता है? कानूनी दृष्टि से उत्तर थोड़ा अलग है। वादी, प्लेंटिफ, अपने दावे में हर्जाने की राशि निर्धारित कर सकता है। लेकिन केवल दावा कर देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उसे उतनी ही राशि मिलने वाली है। अंततः उसे अदालत में साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध करना होता है कि उसकी प्रतिष्ठा को वास्तव में इतनी क्षति हुई है कि वह उतनी ही क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। अर्थात दावा करना और उसे सिद्ध करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। मुकदमा दाखिल होने पर अदालत सबसे पहले क्या देखती है? अनेक लोगों की यह धारणा होती है कि अदालत शुरुआत में ही यह जांच लेती है कि वास्तव में वादी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है या नहीं। वास्तविक कानूनी स्थिति इससे भिन्न है। प्रारंभिक चरण में अदालत सामान्यतः यह देखती है, क्या वादपत्र, प्लेंट में विधिसम्मत कारण, कॉज ऑफ एक्शन बताया गया है? क्या संबंधित न्यायालय को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है? क्या मुकदमा समय सीमा के भीतर दायर किया गया है? क्या वाद का मूल्यांकन तथा न्यायालय शुल्क, कोर्ट फी, विधि के अनुसार है? क्या दीवानी प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया गया है? लेकिन वास्तव में प्रतिष्ठा को कितनी क्षति हुई और कितनी धनराशि मिलनी चाहिए,
इसका निर्णय सामान्यतः साक्ष्य और पूर्ण सुनवाई के बाद ही किया जाता है। इसलिए प्रारंभ में बड़ी राशि का दावा किया जा सकता है, परंतु उसे न्यायालय से प्राप्त करना अलग बात है। कोर्ट फीस का प्रश्न। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इतने बड़े दावे दाखिल करना बहुत महंगा होता है? इसका उत्तर पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। विभिन्न राज्यों में न्यायालय शुल्क, कोर्ट फी अलग अलग कानूनों के अनुसार निर्धारित होता है। कुछ राज्यों में यह अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जबकि कुछ राज्यों में यह दावे के मूल्य पर आधारित होता है। इसी कारण अनेक विधि विशेषज्ञ यह सुझाव देते रहे हैं कि अत्यधिक बड़ी राशि वाले दावों की प्रारंभिक स्तर पर अधिक प्रभावी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुछ चर्चित उदाहरण। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल तथा अन्य के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए का दीवानी मानहानि का दावा दायर किया था। मामला काफी समय तक चला। बाद में लिखित माफी दिए जाने के पश्चात मुकदमा वापस ले लिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10 करोड़ रुपए की मांग के बावजूद अदालत द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद कोई हर्जाना प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध फौजदारी मानहानि का मामला दायर किया था। बाद में बिना शर्त लिखित माफी दिए जाने के पश्चात वह मामला भी समाप्त हो गया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कई बड़े मानहानि विवाद अंततः माफी या समझौते के आधार पर समाप्त हो जाते हैं। एक अन्य चर्चित उदाहरण राहुल गांधी का मोदी सरनेम मामला है। यह दीवानी हर्जाने का मुकदमा नहीं था, बल्कि फौजदारी मानहानि का मामला था। इस प्रकरण ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक आलोचना तथा प्रतिष्ठा के अधिकार पर पूरे देश में व्यापक बहस को जन्म दिया। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनेक निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का मूल आधार है। अतः न तो प्रतिष्ठा का अधिकार पूर्णतः निरंकुश है और न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्यायालय का प्रयास दोनों संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने का रहता है। क्या कानून में सुधार की आवश्यकता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कानून में सुधार होना चाहिए? इसमें कोई विवाद नहीं कि प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग केवल विरोधियों पर दबाव बनाने या आलोचना को दबाने के लिए न किया जाए। कई विधि विशेषज्ञ निम्नलिखित सुधारों पर विचार करने की आवश्यकता बताते हैं। अत्यधिक बड़ी राशि वाले दावों की प्रारंभिक स्तर पर अधिक प्रभावी न्यायिक जांच। बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति मांगने पर उसके तथ्यात्मक आधार का स्पष्ट विवरण देना। निराधार अथवा उत्पीड़न की भावना से दायर मुकदमों पर वास्तविक लागत रियलिस्टिक कॉस्ट्स लगाना। उपयुक्त मामलों में मुकदमे से पहले मध्यस्थता प्रीलिटिगेशन मीडिएशन को बढ़ावा देना। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के एंटी स्लैप कानूनों का अध्ययन करना तथा इस विषय पर विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा व्यापक अध्ययन कर आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करना। निष्कर्ष, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का अधिकार है। उतना ही महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान यही है कि वह दोनों अधिकारों का समान सम्मान करे। उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वास्तविक मानहानि के मामलों को हतोत्साहित किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने, आलोचना को दबाने या न्यायालयों का बहुमूल्य समय नष्ट करने के साधन के रूप में न हो। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत में मानहानि के मुकदमों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रिया संबंधी कानूनी सुधार किए जाने चाहिए या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार या सवाल हमारे साथ जरूर शेयर करें। लगातार कानूनी अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा में। जय हिंद, जय भारत।